हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो के अंदर, जिसमें हम अपना यूनिट फर्स्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, डेट इज़ होम्योस्टेसिस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टेसिस। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा होम्योस्टेसिस है वो यूनिट फर्स्ट का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर से आपको 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बैलेंस इन द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट ड्यू टू कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज मैनी रेगुलेटरी प्रोसेसेस। अब जो हमारा होम्योस्टेसिस वर्ड है, ये हमने अपनी वीडियो के अंदर पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। तो इस वर्ड का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो जो हमारा होम्योस्टेसिस है, होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है, या फिर हम बोल सकते हैं होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होती है, एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रखना, मीन्स बैलेंस स्टेट के अंदर रखना, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं बॉडी को नॉर्मल कंडीशन के अंदर रखना। ये इसके अंदर हमारे बॉडी के डिफरेंट रेगुलेटरी प्रोसेसेस मदद करती है हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए। जैसा कि डेफिनेशन के अंदर हमें हमारा लिखा हुआ है, ड्यू टू कांस्टेंट इंटरेक्शन ऑफ बॉडीज मैनी रेगुलेटरीज प्रोसेसेस। जो हमारी बॉडी की बहुत सारी रेगुलेटरी प्रोसेसेस है वे कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करती रहती है, मीन्स अपना अपना वर्क करती रहती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है बॉडी का, वो एक बैलेंस स्टेट के अंदर रहता है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर रहता है। इसी को हम अपना होम्योस्टेसिस बोलते हैं। होम्योस्टेसिस की हमारी अनदर डेफिनेशन है कि होम्योस्टेसिस इज द प्रोसेस ऑफ रेगुलेटिंग बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस हमारी एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो रेगुलेट किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में हमारा बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको रेगुलेट किया जाता है, इसी को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। ये हमारी एक बॉडी की एबिलिटी होती है। देन उसके बाद हमारा है ईच स्ट्रक्चर फ्रॉम केमिकल लेवल दैट इज डीएनए टू सिस्टम लेवल डाइजेस्टिव सिस्टम। ये उसका एग्जांपल है। केमिकल लेवल का एग्जांपल हमारा डीएनए हो गया और सिस्टम लेवल का हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। कंट्रीब्यूट इन सम वे टू कीप होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी। इसमें इन्होंने बताया कि हर एक जो हमारा सिस्टम है बॉडी का, सिस्टम हो या फिर मतलब छोटे से छोटा लेवल और बड़े से बड़ा लेवल है जो हमारे बॉडी के अंदर, वो हमारा होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। देन होम्योस्टेसिस के अंदर हमारा सब टॉपिक है होम्योस्टेसिस एंड बॉडी फ्लूइड्स। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। बॉडी फ्लूइड इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। बॉडी फ्लूइड भी हमारा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है होम्योस्टेसिस का। टू मेंटेन वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स विद इन द बॉडी। ये हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसीलिए है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये जो बॉडी फ्लूइड्स की वॉल्यूम और कंपोजिशन होता है उसको मेंटेन रखता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है, एग्जांपल जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो गया, बहुत सारे एग्जांपल है। तो जो इनकी वॉल्यूम और कंपोजिशन है वो हमारी नॉर्मल कंडीशन के अंदर मेंटेन जो होती है वो होम्योस्टेसिस की वजह से ही होती है। यदि वो हमारी नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं हो तो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज हो जाएगी या फिर कोई भी सिंड्रोम हो जाएगा। अब हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, बॉडी फ्लूइड्स हमारे दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से होते हैं? जो हमारा पहला टाइप है बॉडी फ्लूइड का वो है आईसीएफ। आईसीएफ का मतलब होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मीनिंग है जो फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट हो, मतलब जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं जो हमारे सेल की, उसके अंदर जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, वो आईसीएफ होता है, डेट इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड। द फ्लूइड विद इन द सेल इज नोन एज इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो हमारा सेल के अंदर फ्लूइड होता है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। और हमारा सेकंड टाइप का जो फ्लूइड होता है उसको ईसीएफ बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या फिर हम उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोल सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। द फ्लूइड आउटसाइड द सेल इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जो हमारा सेल के बाहर, सेल के अंदर तो हमारा इंट्रासेलुलर हो गया, और जब हमारा सेल के बाहर फ्लूइड है तो उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। अब हमारी एक सेल है तो सेल के नेबर में भी हमारे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो दो और दो से ज़्यादा सेल्स के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। अब उस इंटरस्टिशियल के स्पेस के अंदर हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसी वजह से हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोल लेते हैं।
अब जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ECF डिफर डिपेंडिंग अपॉन वेयर इट अकर इन द बॉडीज। अब जो हमारा ECF है वो डिफरेंट होता है कि वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे अकर है, मीन्स वो कहाँ पे प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर। वो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉडी की किस पार्ट के अंदर वो हमारा प्रेजेंट है, उसी से उसकी नेमिंग होती है। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है ECF ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के ECF को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर हमारा प्लाज्मा जो प्रेजेंट होता है, जो है जैसे हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे हमारा ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, वो उसका ECF हो गया। अब ECF ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक हमारा इम्यून से रिलेटेड है। अब हमारा जो लिम्फेटिक वेसल्स का ECF है उसको लिम्फ बोलते हैं। ECF ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, हमारा ब्रेन का और स्पाइनल कोड का ECF होता है, जो फ्लूइड होता है वो उसको सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, CSF बोलते हैं, आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा। उसके बाद जो हमारा जॉइंट्स का फ्लूइड है, जो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है फ्लूइड, उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा होम्योस्टेसिस के अंदर आता है कंट्रोल ऑफ होम्योस्टेसिस। Whenever homeostasis of the human body is being disturbed externally और internally, जब कभी हमारी ह्यूमन बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, बैलेंस है, वो डिस्टर्ब होता है, एक्सटर्नली डिस्टर्ब हो या फिर इंटरनली डिस्टर्ब हो, आवर नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, वर्क्स टुगेदर, वो दोनों एक साथ वर्क करते हैं बट इंडिपेंडेंटली, लेकिन अलग अलग काम करते हैं। एक साथ काम करते हैं लेकिन अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। टू प्रोवाइड कोरेक्टिव मेजर, एक कोरेक्टिव मेजर प्रोवाइड करने के लिए, मीन्स दोबारा से हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस के अंदर लाने के लिए, जो हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है वो दोनों अपना अपना काम करते हैं। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कोई भी स्टिमुलस आया, स्टिमुलस मैंने कोई भी डिस्ट्रप्शन हो हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी स्टिमुलाई आई, तो वो उसमें हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व इम्पल्स की हेल्प से हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएगा। देन हमारा जो ब्रेन है वो इफेक्टर ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा होम्योस्टेसिस मेंटेन रखने के लिए। और उसके बाद जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम हमारे हार्मोन्स को रिलीज करेगा जो कि हमारी हेल्प करेंगे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज़ करता है, इसीलिए इसी वजह से वो हमारा फास्ट सिस्टम होता है। और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारा केमिकल सिग्नल्स को यूज़ करता है, इसी वजह से वो हमारा एज कम्पेयर टू नर्वस सिस्टम स्लो सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम। देन उसके बाद हमारे जो होम्योस्टेसिस है बॉडी का, वो हमारा फीडबैक सिस्टम से कंट्रोल होता है, इसलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीडबैक सिस्टम, या इसको फीडबैक लूप भी बोलते हैं। तो जो हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस है उसका मैकेनिज्म क्या है कि वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल होता है जब हमारी स्टिमुलस आती है, तो उसको अब समझते हैं। दैट इज फीडबैक सिस्टम। A फीडबैक सिस्टम और फीडबैक लूप इज अ साइकिल ऑफ इवेंट्स। एक फीडबैक सिस्टम या फीडबैक लूप हमारा इवेंट्स की एक साइकिल होती है। इन विच स्टेटस ऑफ बॉडी कंडीशन, जिसके अंदर जो हमारी बॉडी की जो कंडीशन है उसका स्टेटस मॉनिटर किया जाता है, फिर इवेल्युएट किया जाता है, फिर चेंज भी किया जाता है, और रीमॉनिटर, रीवेल्युएट एंड सो ऑन, ऐसे ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। अब जो हमारी बॉडी की कंडीशन है उसका हमारा मॉनिटर कौन करता है, उसको हमारे रिसेप्टर मॉनिटर करते हैं। उसको मीन्स सेंस कौन करता है, हमारे रिसेप्टर सेंस करते हैं। फिर इवेल्युएशन हमारा ब्रेन करता है। जब हमारी रिसेप्टर्स होंगे, रिसेप्टर्स हमारे सिग्नल पहुंचा देंगे हमारे ब्रेन तक, फिर हमारा जो ब्रेन होगा वो इसको इवेल्युएट करेगा, ब्रेन इवेल्युएट करेगा, फिर ब्रेन हमारे इफेक्टर ऑर्गन को स्टिमुलेट करेगा और फिर उस स्टिमुलस को चेंज करा देगा। चेंज कराने के बाद हमारी बॉडी फिर से नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएगी, इसको हम बोलेंगे हमारा होम्योस्टेसिस अटेन हो गया है। इसको हम अपने डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि जैसे हमारी कंट्रोल कंडीशन है, अभी यहाँ पे हमारी कंट्रोल कंडीशन है, मीन्स ये हमारी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है। अब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई भी स्टिमुलस आया, स्टिमुलस ने हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट कर दिया, मीन्स हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी पैथोजन आया डिजीज कोजिंग, उसने हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट कर दिया। अब उसने हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर दिया, हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे रिसेप्टर्स होंगे वो मॉनिटर करेंगे, सेंस करेंगे हमारे स्टिमुलस को। जो हमारा स्टिमुलस आया हमारे रिसेप्टर उसको सेंस कर लेंगे, फिर जो हमारा रिसेप्टर है वो इनपुट भेजेगा। इनपुट मीन्स वो केमिकल सिग्नल या फिर नर्व इम्पल्स भेजेगा हमारे कंट्रोल सेंटर को। अब हमारा यहाँ पे कंट्रोल सेंटर क्या, कंट्रोल सेंटर है हमारा ब्रेन। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन उस सिग्नल को, इनपुट को रिसीव करेगा, फिर उस इनपुट के ऊपर काम करेगा, मीन्स उसको इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट करने के बाद फिर हमारा जो ब्रेन है वो आउटपुट भेजेगा हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक। इफेक्टर ऑर्गन तक हमारा आउटपुट भेजेगा। फिर हमारा आउटपुट जो होगा वो इफेक्टर ऑर्गन होगा,
वो हमारा रिस्पॉन्स की फॉर्म में हमारा एक चेंज लेके आएगा हमारी बॉडी के अंदर। जो चेंज क्या होगा, जो चेंज हमारी बॉडी को फिर नॉर्मल कंडीशन के अंदर वापस से ले आएगा। इसीलिए हम इसको फीडबैक लूप भी बोलते हैं, क्योंकि एक साइकिल ऑफ इवेंट्स हो रही है। आई होप कि आप सभी इसको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। अब जो हमने पीछे फीडबैक लूप या फीडबैक सिस्टम पढ़ा है, उसके हमारे दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप कौन कौन से होते हैं? एक तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और एक हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इसको हम पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी बोलते हैं, या फिर इसको सिस्टम भी बोल सकते हैं हम। तो हमारे दो तरह के फीडबैक सिस्टम होते हैं, इनको एग्जाम्पल से अब समझते हैं। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। A negative feedback system oppose a stimulus external or internal and reverse back it into controlled condition। अब जो हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है? जो हमारा स्टिमुलस आया बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, या तो वो एक्सटर्नली आया होगा या फिर वो इंटरनली आएगा, वो कैसे भी आया हो। अब जो हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है उसको अपोज करेगा, उसको मीन्स उसके अपोजिट वर्क करेगा और उसको रिवर्स बैक कर देगा कंट्रोल कंडीशन के अंदर। जैसे हमारा नॉर्मल बॉडी होती है, आप उसको नॉर्मल बॉडी की तरफ लेके आने की कोशिश करेगा हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। एग्जाम्पल में हमारे इसमें दो एग्जाम्पल है, देखते हैं। जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 97 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उससे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मीन्स हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलस आ गया। अब जो हमारे रिसेप्टर हो गए, थर्मो रिसेप्टर, जो हमारे हीट सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं, जो हमारे थर्मो रिसेप्टर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे? हमारी स्किन हीट करेगी तो हमारे स्किन के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब वो हमारे इनपुट भेजेंगे हमारे कंट्रोल सेंटर को, डेट इज ब्रेन को। अब ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन इनपुट को इवेल्युएट करेगा, फिर वो हमारे इफेक्टर ऑर्गन को आउटपुट भेजेगा। जो हमारा ब्रेन है इफेक्टर ऑर्गन को आउटपुट भेजेगा। अब हमारा यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन क्या है? स्वेट ग्लैंड। इफेक्टर ऑर्गन हमारा यहाँ पे है स्वेट ग्लैंड। अब ब्रेन ने इवेल्युएट किया, और जो हमारे टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है ना, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है हमारा ब्रेन के अंदर, ये हमारा ब्रेन का ही पार्ट है। ब्रेन के अंदर हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है। टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर फिर हमारा इफेक्टर ऑर्गन को एक्टिवेट कर देगा। स्वेट ग्लैंड है जो हमारा इफेक्टर ऑर्गन, उसको एक्टिवेट कर देगा। अब हमारी स्वेट ग्लैंड एक्टिवेट होगी तो हमारा स्वेट ग्लैंड हमारे स्वेट को सिक्रेट करेगी, फिर हमारी बॉडी के अंदर स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग होने की वजह से अल्टीमेटली हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया था, एट द लास्ट हमारा टेम्परेचर लो हो गया है, मीन्स हमारा जो होम्योस्टेसिस है वो अटेन हो गया है। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल है इसका बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। ब्लड प्रेशर, अब इसका एग्जांपल है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया मीन्स हमारी बॉडी के, हम एग्जांपल ले लेते हैं, इंक्रीज हो गया हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर। अब जो हमारे बेरो रिसेप्टर होंगे, बेरो रिसेप्टर क्या होते हैं? प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के बाद जो हमारे बेरो रिसेप्टर होंगे, प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर, वो हमारे ब्रेन को इनपुट भेजेंगे। अब हमारा ब्रेन उसको इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएशन के बाद जो हमारा ब्रेन है वो हार्ट को, अब हमारा हार्ट यहाँ पे हो गया इफेक्टर ऑर्गन, हार्ट के पास हमारा आउटपुट भेजेगा। और अब हार्ट क्या करेगा? रिस्पॉन्स के अंदर जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, उसको डिक्रीज कर देगा। अब हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी तो अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर पहले इंक्रीज हो गया था, अब डिक्रीज हो गया, तो अल्टीमेटली हमारा जो होम्योस्टेसिस है वो अटेन हो गया है। अब हम इसको दोनों को नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये कोई भी एक स्लांट हाइट है। अब स्लांट हाइट के ऊपर क्या है? हमारा यहाँ पे कोई भी एक बॉल प्रेजेंट है। अब कोई भी मान लो इसके ऊपर स्टिमुलस आया, अब स्टिमुलस क्या करेगा? स्टिमुलस ने इस बॉल को नीचे की तरफ पुश कर दिया। अब नीचे की तरफ पुश कर दिया तो अब हमारी जो स्लांट हाइट है, ये बॉल हमारी स्लांट हाइट के ऊपर से रोल करती हुई नीचे की तरफ आएगी। अब नीचे की तरफ आएगी, इसको हम स्टिमुलस की तरह लेंगे कि जो हमारी बॉल है वो नीचे की तरफ रोल कर रही है, तो हमारा ये स्टिमुलस है। अब हमारा जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या है, हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, वो इसको अपोज करेगा हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म है वो इसको अपोज करेगा और इसको कंट्रोल कंडीशन के अंदर, मीन्स इसको यहाँ पे लेके आने की कोशिश करेगा, इसको रिवर्स बैक करेगा कि ये अपनी नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाए। ये तो हो गया हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हमारा आता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा? जैसे हमारी स्लांट है, स्लांट के ऊपर से हमारी बॉल रोल कर रही है, ये रोल करती करती हमारी नीचे आ रही है।
अब हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करेगा, जो हमारा स्टिमुलस है इसको स्ट्रेंथन करेगा, इसको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट कैसे करेगा कि नेगेटिव तो इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वर्क कर रही थी, लेकिन जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसको स्ट्रेंथन करेगा, इसी की हेल्प करेगा ताकि ये हमारा नीचे ही आ जाए। अब देखो जो हमारी स्लांट हाइट है, इसके ऊपर से कोई भी ये बॉल हमारा स्टिमुलस है ये रोल कर रहा है, या तो हमारा ये ऊपर ही प्रेजेंट रहे, हमारी ये नॉर्मल कंडीशन है, या फिर हमारा ये ऊपर से यहाँ पे नीचे आ जाए तो हमारी दोबारा से नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, या ये कम्प्लीटली नीचे आ जाए तो हमारा जो नेगेटिव है वो तो इसको अपोज करके वहाँ पे ही वापस लेके आएगा। लेकिन जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है वो इसको यहाँ से नीचे स्ट्रेंथन करेगा ताकि ये नीचे आ जाए, और नीचे आके हमारे दोबारा से जो कंट्रोल कंडीशन है, ऐसे हमारी कंट्रोल कंडीशन मेंटेन हो जाएगी। आई होप कि आप एग्जांपल से समझ गए होंगे। अब हमारा सेकंड जो पार्ट है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, उसको भी एक बार देख लेते हैं थ्योरी उसकी। अब हमारा आता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम या मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम सपोर्ट्स अ इंटरनल स्टिमुलस एंड स्ट्रेंथन इट टू अटेन कंट्रोल्ड कंडीशन। इसमें लिखा हुआ है कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, मैकेनिज्म होता है, वो हमारे इंटरनल स्टिमुलस को, जो हमारा इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी स्टिमुलस है, जो भी हमारा स्टिमुलस आया जिसने हमारी बॉडी को डिस्टर्ब किया है, उसको ये स्ट्रेंथन करेगा हमारी बैलेंस कंडीशन को वापस लेके आने के लिए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एग्जाम्पल है इसका नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। जो हमारा नॉर्मल चाइल्ड बर्थ है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आई होप आप इससे समझ जाओगे। नॉर्मल चाइल्ड बर्थ इज गुड एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का। बहुत सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का वो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ है। देखते हैं नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में ड्यूरिंग पार्चुरेशन के दौरान, पार्चुरेशन क्या होता है, पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ ही होता है, ये प्रोसेस होती है चाइल्ड बर्थ की पूरी, उसको पार्चुरेशन बोलते हैं। 12th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर। व्हेन फीटस ग्रोज कम्प्लीटली, जो हमारा फीटस होता है वोम के अंदर प्रेजेंट होता है, जब वो कम्प्लीटली ग्रो कर जाता है, इट सेंड्स सिग्नल टू मदर ब्रेन, वो मदर के ब्रेन को सिग्नल्स पहुंचाता है प्लेसेंटा की हेल्प से। प्लेसेंटा की हेल्प से उसने मदर के ब्रेन को सिग्नल पहुंचाई। अब जो हमारा मदर का ब्रेन है वो क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करेगा। जो हमारी मदर की पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड होगी मदर की, उसके अंदर जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करेगा। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यहाँ पे काम क्या है कि वो हमारी वोम की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। अब जो हमारी वोम की मसल्स है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिटस कंप्लीटली ग्रो कर गया है, उसने मदर के ब्रेन को सिग्नल पहुँचाया है प्लेसेंटा की हेल्प से, और प्लेसेंटा की हेल्प से सिग्नल पहुँचने के बाद मदर के ब्रेन ने ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करा दिया है। अब और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या कर रहा है कि वोम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। जैसे ही हमारी वोम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो जो बेबी है, जो चाइल्ड है, वो सर्विक्स की तरफ पुश किया जाएगा, जो सर्विक्स है उसकी तरफ वो पुश किया जाएगा, एंड मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। लाइक ये हमारा रफली डायग्राम ले लेते हैं। ये कुछ ऐसा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये हमारी सर्विक्स, ये हमारी वोम की लाइनिंग है, ये हमारी वोम होती है। अब यहाँ पे चाइल्ड प्रेजेंट है। चाइल्ड ने प्लेसेंटा के थ्रू हमारे वो भेज दिया है, चाइल्ड ने हमारे प्लेसेंटा के थ्रू सिग्नल्स भेज दिया है। अब चाइल्ड क्या करेगा, अब जो मदर का ब्रेन है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज कराएगा। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, जो हमारी वोम की मसल है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनके अंदर जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो हमारा चाइल्ड है सर्विक्स की तरफ पुश होगा, ये हमारी सर्विक्स, ये चाइल्ड यहाँ पे पुश होगा। जैसे ही हमारा जो चाइल्ड का हेड जैसे ही सर्विक्स के ऊपर आके लगेगा, यहाँ पे जैसे ही सर्विक्स के ऊपर चाइल्ड का हेड लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, और जितना ज़्यादा हमारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा अल्टीमेटली उतना ही ज़्यादा वोम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे हमारा विच लीड्स टू बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जिससे हमारा चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्शन पुश चाइल्ड टुवर्ड्स द सर्विक्स एंड मोर ऑक्सीटोसिन रिजल्ट इन मोर कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू अ बर्थ ऑफ अ बेबी, जो कि रिजल्ट एज अ रिजल्ट हमारा बेबी का बर्थ हो जाएगा इसी वजह से। तो हमारा ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम था। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक यू। आज की वीडियो के अंदर इतना।